Hello everyone, I am Divya. Welcome you all to Chemistry ITs. I am back with lecture number 2 of the Fundamental Unit of Life, chapter number 5 of class 9 Science. So last lecture में lecture number 1 में इस chapter के हमने किया था सेल का ओवरव्यू, डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड सेल थ्योरी ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल का हमने ओवरव्यू देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि एक सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को डिटेल के अंदर, एंड उसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल को डिटेल के अंदर। ठीक है, सो आज का जो अपना टॉपिक है इट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एंड उसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक सेल की, तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था वो था कि एक सेल जो है उसके बाहर से एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेंस फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, और उसके अंदर कुछ और भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो अगर हम बात करें डिटेल के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, तो जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले सेल के बाहर से एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड अ सेल उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल के बाहर से जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। मेनली जो फंक्शन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सेल्स के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर से एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल ये नहीं है कि सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स के अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंड फंजाई के अंदर। ठीक है, तो मेनली सेल वॉल क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्शन करता है किसी भी सेल का प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन कुछ सेल के पास एक स्पेसिफिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ सेल की, जिसके बाहर से एक और प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जो कि नॉन लिविंग होती है एंड रिजिड होती है, जो कि शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन करती है किसी भी सेल का। ये मेनली किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एंड फंजाई के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इनसाइड द सेल एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी सेल थी, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी सेल की जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लांट, बैक्टीरियल एंड फंजाई के अंदर एक और प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको बोला था हमने सेल वॉल। इसके बाद सेल के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि हमारे सेल को एक एरेना मतलब कि एक साइट प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है। किसके लिए? सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सेल के अंदर परफॉर्म होनी है, अगर होती, वो किसके अंदर होगी? इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसके अंदर सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो डेंस स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल।
कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल मेनली क्या होता है, ये डीएनए जो है इसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टर्स की, जो भी हमारे अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हेयर्स का कलर हो गया, हमारी स्किन टोन होगी, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए। सो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, और सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखता है कौन? डीएनए, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। उसके बाद सेल के अंदर कुछ और पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं इन द साइटोप्लाज्मा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं सेल के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पार्ट का काम है कि वो सिंथेसिस करवाएगा प्रोटीन की, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस करवाएगा, सिंथेसिस करवाने के बाद उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना है इस पार्ट से इस पार्ट तक, तो वो एक स्पेसिफिक काम करेगा दूसरा पार्ट। उसके बाद हमें उसको पैक करना है, वो काम करेगा कोई और पार्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिवीजन ऑफ लेयर डिवीजन ऑफ लेबर होता है किसी भी सेल के अंदर, और ये सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं ये होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज की हम बात करते हैं, तो सेल ऑर्गेनेलीज, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती है जिसके बाहर से एक लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी होंगी जिसके बाहर से दो लेयर प्रेजेंट होंगी, और कुछ क्या होंगी? मेम्ब्रेन लेस होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस। अगर हम बात करें डबल मेम्ब्रेन बाउंड की, तो डबल मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनेलीज के बाहर से होगी? एक तो होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी क्या है? अपनी सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, क्योंकि इनसाइड द सेल प्रेजेंट है, एक पार्ट है जो कि एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो न्यूक्लियस जो है इसके बाहर से टू प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होंगी। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि मेनली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करता है, एनर्जी प्रोडक्शन। सो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास टू लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है प्लास्टिड, प्लास्टिड भी ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिसके पास टू लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर हैं वो होते हैं सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेनली सेल के अंदर जो प्रेजेंट होंगे, इनके बाहर से एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके पास कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, वो होते हैं राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। सो ये है अपने सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज जिनको हम बोलते हैं, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं वैक्यूल, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम, ठीक है। मेनली जो न्यूक्लियस है वो क्या कैरी करता है? वो कैरी करता है अपना जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए बोलते हैं। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं मेनली कुछ ऐसे पार्ट्स जिनके पास मेनली कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स के पास कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी पार्ट को कलर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर अगर किसी फ्लावर का कलर रेड है तो जो कलर प्रोवाइड किया है वो किसने किया है? प्लास्टिड ने किया है। सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रोवाइड द कलर टू एनी पार्ट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस जो है ये मेनली मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग इसका काम करता है। लाइसोसोम्स क्या होंगे? लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इसके पास कुछ ऐसे
एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सुसाइडल बैग हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लाइसोसोम जो है, जब सेल के अंदर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए, मान ले कि कोई भी ऐसा पार्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईआर है, ईआर का कोई भी पार्ट हमारे पास डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, इस पार्ट को खत्म कर देगा, मतलब डाइजेस्ट कर देगा। तो लाइसोसोम जो है किसी भी डैमेज पार्ट को जब अपनी ही जो सेल है उसी डैमेज पार्ट को अपनी सेल के अंदर जब खुद डाइजेस्ट कर दे, तो मतलब कि इसने क्या कर दिया, अपने ही सेल को खा गया, मतलब इसको क्या बोल दिया हमने, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंड रफ, ठीक है। तो मेनली सिंथेसिस करते हैं ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, ठीक है। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल जो कि मेनली स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। इन सभी ऑर्गेनेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सेल मेम्ब्रेन से एंड देन सेल वॉल। सो उससे पहले हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। 2 टाइप्स ऑफ सेल हमने देखा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो थी हमने देखा मेनली ये बैक्टीरियल सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने देखा था कि वो सेल्स होती हैं जिनके पास अपना जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जिस सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। जिस भी सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या हम बोले वेल मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स which have the absence of double membrane bound nucleus या फिर हम बोले well defined nucleus is absent inside the prokaryotic cells। तो अगर हम बात करें कि वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे कैरी करेंगे, तो कोई भी जो सेल है जब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर जिसके अंदर डीएनए, ठीक है, जो क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन ये फर्दर हम पढ़ेंगे कि जो क्रोमेटिन होता है ये सेल का जब डिवीजन होगा, सेल डिवीजन जब होता है तो ये फॉर्मेशन ऑफ डीएनए करता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। तो क्रोमेटिन ही क्या है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है, वही क्या है, डीएनए है, क्रोमेटिन फाइबर है। सो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर यहीं पे ऐसे स्कैटर्ड होगा, किसी भी पार्ट में ऐसे स्कैटर्ड होगा, लेकिन बाहर से कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या कैरी करता है, क्रोमेटिन, डीएनए। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन वो डीएनए को कैरी करता है न्यूक्लियोइड के अंदर। न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या है, ये डेंस स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए का या फिर हम बोले क्रोमेटिन का, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, स्कैटर्ड इन किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर या हम बोले डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर क्या होगा, प्रेजेंट होता है एक क्लोज स्ट्रक्चर, बोल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है हमारे पास, वो सेल्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन प्रेजेंट क्या होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। ऐसे ही एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, उसके बाद था प्लास्टिड्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ये जितने भी वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स थे ना, ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल मेनली हमने पढ़ा था, दीज आर द बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स। शेप जो होगी वो वेरी करेगी, ठीक है, इट कैन बी रोड लाइक, स्पाइरुलम,
ठीक है। कोकस होता है एक शेप, ठीक है, कोकस ऐसी शेप होगी, ठीक है। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल है मेनली ये बैक्टीरियल सेल्स होंगी, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल्स, इनके पास क्या है, एक आउटर लेयर प्रेजेंट होगी जो कि क्या है, सेल वॉल है, प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एक प्रोकैरियोटिक सेल की, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो कि है सेल वॉल, सेल वॉल। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनसाइड द सेल वॉल हमने पढ़ा था कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों की तीनों लेयर मिलके बनाती है सेल एनवेलप। क्या बनाएंगी, सेल एनवेलप। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, 3 आउटर लेयर प्रेजेंट होगी। सबसे पहले होगी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, उसके बाद होगी सेल वॉल। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सेल वॉल जो होगी इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन, पेप्टिडो ग्लाइकन। सो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर होगी ग्लाइकोकैलिक्स एंड देन सेल वॉल। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की देन इट विल बी पेप्टिडो ग्लाइकन। इनसाइड द सेल वॉल एक और लेयर प्रेजेंट होती है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, और ये तीनों लेयर मिलके बनाती है सेल एनवेलप, सेल एनवेलप। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के अंदर, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है आउटसाइड द सेल, ठीक है। इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पिलाई। क्या है, पिलाई। और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी ये क्या करेगी, प्रोजेक्ट आउट करेगी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। इसके बाद एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो हेल्प करते हैं, दीज आर द फ्लैजिला। इनका मेन फंक्शन होता है मोटिलिटी में, ठीक है, मूवमेंट में। सो जो मूवमेंट होगा इनसाइड एनी प्रोकैरियोटिक सेल विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला या फिर फिम्ब्रियाई, ठीक है। अगर किसी सेल के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो मूवमेंट किसकी हेल्प से होगा, फिम्ब्रियाई की हेल्प से। फिम्ब्रियाई ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये भी थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ही है, लेकिन फ्लैजिला मेनली जो क्या होंगे, फ्लैजिला जो होते हैं लार्ज होते हैं साइज में, ठीक है। फिम्ब्रियाई या फिर सीलिया जो होंगे, फिम्ब्रियाई या फिर सीलिया, ये शॉर्ट होंगे, ठीक है, ओके। जब हमने बात की एक प्रोकैरियोटिक सेल की, सबसे पहले हमने देखा सेल एनवेलप होता है जो कि कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने देखा कि जो इनर लेयर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करेगी, कुछ आउटर साइड में प्रोजेक्शन निकालेगी, ठीक है। सेल के बाहर से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेगी जिसको हमने बोला पिलाई, ठीक है। और कुछ थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई, ठीक है। फिम्ब्रियाई से भी तो कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। और ये एक और थ्रेड लाइक, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को भी प्रोजेक्ट आउट करती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये होते हैं सरफेस एक्सटेंशंस, ठीक है, दीज आर द सरफेस एक्सटेंशंस। सरफेस पे ही बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसने प्रोजेक्शन निकाले अंदर की साइड से और वो बाहर की साइड आ गए, ठीक है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं सरफेस एक्सटेंशन। सबसे पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होंगे वो होते हैं पिलाई। उसके बाद लॉन्ग थ्रेड लाइक जो होंगे जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, दीज आर द फ्लैजिला। जो थ्रेड लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं फिम्ब्रियाई एंड सीलिया। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनसाइड भी इंक्लूजन्स बनाती है, इनसाइड फोल्डिंग बनाती है। इनको हम बोलते हैं मीजोजोम्स, दीज आर द मीजोजोम्स। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड फोल्डिंग बनाती है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, दीज आर द मीजोजोम्स, दीज आर द मीजोजोम्स।
इसके बाद हम बात करें, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर जो डीएनए होगा वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोइड, दिस इज न्यूक्लियोइड। इसके बाद सेल के अंदर, ठीक है, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, सेकंड टाइप की जो सेल है, या फिर और एनिमल सेल होगी, प्लांट सेल होगी, इनके अंदर तो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, तो इसके अंदर मेनली हम बात करें मेम्ब्रेन लेस जो ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट होगा, और हमारे पास जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है वो कौन है, राइबोसोम्स, दीज आर द राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इन दोनों सेल के अंदर कॉमन जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट होगा एंड यूकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट होगा। राइबोसोम का फंक्शन क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम क्या करवाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद अगर हम बात करें इस सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और क्या प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर डीएनए है। सो ये है अपना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, या हम बोले ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल ही मेनली क्या है, हमारी बैक्टीरियल सेल्स है। शेप जो होगी वो वेरी करती है, रोड लाइक हो सकती है, कोकस, स्पाइरुलम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेल जो है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर से एक सेल एनवेलप प्रेजेंट होगा जो कि 3 लेयर से मिलके बना है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होगी हमारी बैक्टीरिया की, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ स्ट्रक्चर्स को आउटसाइड द बॉडी प्रोजेक्ट आउट करती है। जो सबसे पहली फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन थी वो थी पिलाई, लार्ज जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी वो है फ्लैजिला, उसके बाद स्मॉल थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है दीज आर फिम्ब्रिया एंड सिलिया। उसके बाद सेल जो है इनर साइड भी, सेल जो मेम्ब्रेन है वो इनर साइड कुछ फोल्डिंग्स बनाती है जिनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। इसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा जो कि कैरी करेगा जेनेटिक मटेरियल को, एंड एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, दैट इज प्लाज्मिड। उसके बाद क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, दीज आर द राइबोसोम्स जो कि हेल्प करेंगे इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो ये था प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगी इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सभी के सभी किंगडम्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट मोनेरा, मतलब कि जो अपने बैक्टीरियाज हैं इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, और जितने भी लाइक प्रोटिस्टा हो गए और एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल, तो जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट होंगे इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, प्रेजेंट ऑल दी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड all kingdoms एक्सेप्ट मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अलावा जितने भी किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है, अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और इसके बाद जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होती है इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल।
अगर हम बात करें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की, दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। डिफ्रेंशिएट करें अगर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को, प्लांट सेल, एनिमल सेल। एनसीईआरटी के अंदर हमारे डायग्राम्स गिवन है, तो कई बार क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो बेसिक अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, बेसिक डिफरेंस हमारे पास आता है सबसे पहले कि जो प्लांट सेल्स है इनके बाहर से क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो हमारी एनिमल सेल है इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्लांट सेल हैं इसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एनिमल सेल जो है इनके अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। फिर आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो जो अपनी प्लांट सेल्स है इसके अंदर जो वैक्यूल होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। जो वैक्यूल का साइज होगा वो ऑक्यूपाई करता है 50 to 90%, ठीक है, ऑफ द सेल। लेकिन एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है, या फिर स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो प्लांट सेल जो होगी इसके बाहर से 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होंगी। प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है एंड सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें 2 लेयर्स बनानी है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ये क्या है, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। क्या है, ये रिजिड लेयर है और नॉन लिविंग लेयर है जो कि सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है और प्रोटेक्शन कर रही है जो आउटर डैमेज कोई भी होगा उससे। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल जो हैं, एनिमल सेल्स के पास बेसिकली एक ही आउटर लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, सिंगल आउटर लेयर होती है। इनके पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। सो जो आउटर लेयर जो होगी एनिमल सेल्स के अंदर, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड बोथ द सेल्स क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होगा। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होगा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो बोथ ऑफ सेल्स के अंदर एक डिफरेंस आता है न्यूक्लियस का, ठीक है। जो न्यूक्लियस होगा उसकी पोजीशन का प्लांट सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं। तो वैक्यूल जो होगा वो क्या करता है, जो बीच में जो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको साइड में कर देता है, ठीक है। जो लार्ज वैक्यूल है वो सेल का ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो जो उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसका जो पोजीशन था इन द सेंटर ऑफ द सेल, उसको क्या कर देगा, पेरीफ्री पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। जो वैक्यूल है उसके जो पोजीशन होगी, न्यूक्लियस की जो पोजीशन होगी उसको पेरीफ्री पे सेटल कर देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो वैक्यूल एब्सेंट होता है या फिर बहुत स्मॉल होता है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है इनसाइड द एनिमल सेल, न्यूक्लियस इनसाइड द एनिमल सेल, दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। क्या है ये, न्यूक्लियस। वैक्यूल्स का काम क्या होगा, स्टोरेज का काम होगा, जो कि मेनली प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द प्लांट सेल और लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या आएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अराउंड
कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मेनली हमारे पास दो टाइप्स की होंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका जो सरफेस होगा, उनकी जो मेम्ब्रेन होगी, उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो जिनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मीन्स राइबोसोम्स क्या करवाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे। तो राइबोसोम्स जिन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होंगे, दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स जिनके पास प्रेजेंट होंगे वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके पास राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, दीज आर हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ऐसे ही प्रेजेंट होंगे एक प्लांट सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होगा। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है इट विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद अराउंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ पैरेलल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ पैरेलल्स ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं पैरेलल ट्यूब्स को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस हम इनको बोल देते हैं गोल्जी बॉडीज। सो ये इनका जो काम होगा वो होता है मेनली मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स। जो भी चीजें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई, ठीक है, सिंथेसिस करवाई प्रोटीन एंड लिपिड्स की, ये उसके बाद ट्रांसपोर्ट होती है हमारे पास गोल्जी बॉडीज के पास। गोल्जी बॉडीज, यही गोल्जी बॉडीज क्या करेंगी, सबसे पहले मॉडिफिकेशन करेंगी उनके प्रोटीन्स और लिपिड्स का, एंड देन उनको पैक करेंगी उसका, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करवाएंगी। तो जो गोल्जी बॉडीज हैं वो मेनली अपनी जो ये ट्यूब्यूल्स है इनसे क्या बनाती है, वेसिकल्स बनाती हैं। स्मॉल वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये एक ट्यूब्यूल है और ये अपनी जो आउटर लेयर जो है इससे एक वेसिकल बनाएगी, ऐसे करके वेसिकल बनाएगी। कुछ टाइम के बाद ये वेसिकल इससे अलग होके एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम हमने पढ़ा था, ये क्या है, सुसाइडल बैग है। इसके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो गोल्जी बॉडीज के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यही लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। लाइसोसोम बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल, formed from Golgi bodies, लाइसोसोम। इसके बाद सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फ्लैटन स्ट्रक्चर होती है और इनसाइड क्या है, इनफोल्डिंग्स होती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही एनिमल सेल के अंदर इनसाइड होंगे फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। हेल्प करता है किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के अंदर। वो एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस होगी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की जिनकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, एटीपी की फॉर्म में, एंड इट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
उसके बाद सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं? जो पार्ट्स किसी भी प्लांट पार्ट को या फिर किसी भी सेल किसी भी पार्ट को कलर प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे कि हमारे प्लांट्स के अंदर कुछ फ्लावर्स होते हैं, उसका कलर किसी भी डिफरेंट कलर्स आते हैं, लीफ का कलर ग्रीन होता है। तो ये जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं, इनका जो कलर होगा ये स्पेसिफिक कलर आता है ड्यू टू प्लास्टिड्स। ड्यू टू प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स क्या हैं? पिगमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जिसको कलर प्रोवाइड करवाना पड़े, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होंगे वो कलर जैसे कि अदर देन ग्रीन जितने भी कलर होंगे वो प्रोवाइड करेगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जो भी लीफ का प्लांट के पास जितना भी ग्रीन पार्ट होगा, इट इज प्रोवाइडेड बाय द क्लोरोप्लास्ट। और जो प्लास्टिड्स होंगे वो हेल्प करते हैं किसके अंदर? इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। या हम बात करें मेनली जो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वही क्लोरोफिल किसके अंदर हेल्प करता है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। वही क्लोरोफिल किसके अंदर हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ फूड के अंदर भी प्लास्टिड्स का फंक्शन होगा। इसके बाद सेल के अंदर कुछ और पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज। ये माइक्रोबॉडीज क्या हो सकती है? थ्रेड लाइक भी हो सकती हैं, वेसिकल लाइक भी हो सकती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोक्सिसोम्स। तो ये क्या होती है? ये हमारे पास होती है माइक्रोबॉडीज, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। हेल्प करते हैं किसके अंदर? इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स। ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर भी बहुत सारी माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। पेरोक्सिसोम्स हो गई, ग्लाइकोक्सिसोम्स हो गई, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, और क्या होंगे? राइबोसोम्स। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें, सबसे जो मेन डिफरेंस जो होगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर वो होता है आउटर मोस्ट लेयर का सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर एक और प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज रिजिड एंड नॉन लिविंग, जो कि शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है किसी भी इंजरी से जो कि मैकेनिकल डैमेज होगा बाहर से, उससे प्रोटेक्ट करती है। इट इज द सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल जो होगी एब्सेंट होती है इनसाइड द एनिमल सेल्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी जो पोजीशन होगी वो पेरिफेरी पे सेट हो जाती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो एब्सेंट होगा या फिर स्मॉल प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए जो न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है वो सेंटर में होती है। इसके बाद प्लांट सेल्स जो है इसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, लेकिन एब्सेंट हो गए एनिमल सेल के अंदर। तो ये थे मेन डिफरेंसेस किसी भी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। जो प्लांट सेल होंगी उसके अंदर जो रिजर्व फूड होगा, ठीक है, जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो रिजर्व फूड होगा इन फॉर्म ऑफ स्टार्च होगा, और एनिमल सेल के अंदर जो रिजर्व फूड होगा वो होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। रिजर्व फूड इनसाइड द प्लांट सेल इट इज द स्टार्च, एंड रिजर्व फूड जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इट इज ग्लाइकोजन, ठीक है। सो ये हो गया डिफरेंस एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सो सबसे पहले सेल का जो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किया उसके अंदर हमने देखा था आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल।
विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि मेनली होती है बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर और प्लांट सेल के अंदर, जो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आउटर साइड सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल। सो सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो सेल वॉल क्या है, मेनली एक रिजिड लेयर प्रेजेंट होती है, रिजिड नॉन लिविंग आउटर लेयर। रिजिड होगी, नॉन लिविंग होती है और आउटर लेयर प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर से भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो कि रिजिड होती है एंड नॉन लिविंग होती है, विच इज सेल वॉल। प्रेजेंट इनसाइड प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट्स के सेल वॉल की, जो प्लांट की जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। जब हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करते हैं तो वो किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। जब हम फंजाई की सेल वॉल की बात करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्या है, काइटिन। तो फंक्शन जो होंगे हमारी सेल वॉल की, जब वो रिजिड है तो किस में हेल्प करेगी, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। और जब ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी पार्ट को या फिर कोई भी हमें सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल को हमें सेल से बाहर लेके जाना है, तो वो किसके थ्रू जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो किस में भी हेल्प करेगी, ट्रांसपोर्ट। किस में हेल्प करेगी, ट्रांसपोर्ट। सो फंक्शन जो होंगे हमारे सेल वॉल के, वो क्या होंगे, मेनली ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये क्या है, एक रिजिड नॉन लिविंग आउटर मोस्ट लेयर है जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई के अंदर। प्लांट की जो सेल वॉल होगी, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड फंजाई की जो सेल वॉल होगी, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। इसके बाद इनसाइड द सेल वॉल सेकेंड लेयर जो प्रेजेंट होगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के इनर साइड लेयर प्रेजेंट होगी, विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सेप्ट प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सभी के सभी सेल्स की क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग बोल दें ऑफ द सेल, ठीक है। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को, फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छा मॉलिक्यूल है जो कि सेल के लिए अच्छा है या फिर सेल के लिए वो डैमेज, सेल को डैमेज करने के लिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को ही इनसाइड द सेल एंटर करवाती है और कुछ सिलेक्टिवली ही मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करवाती है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, सिलेक्टिव मटेरियल को ही वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो नेम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले दिया था, इट वाज गिवन बाय नेगिली एंड क्रेमर। सो नेम गिवन बाय
नेगिली एंड क्रेमर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नाम दिया था इन 1831 नेगिली एंड क्रेमर ने दिया था। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन बोला रॉबर्टसन ने, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था नाम अपनी सेल वॉल का, इट वाज गिवन बाय नेगिली एंड क्रेमर। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन बोला था रॉबर्टसन ने। ऐसे सेल के जो स्ट्रक्चर था उसको डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने। उसके अंदर सबसे जो वेल डिफाइंड वेल नोन जो मॉडल था इट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने। सो सबसे अच्छे से जो डिफाइन किया था वो किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया जो कि डिफाइन कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। लिपिड्स जो होते हैं वो मेनली क्या है हमारे? हाइड्रोफोबिक हैं। क्या है? हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मीन्स हेटिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, जो कि वाटर हेटिंग है, ठीक है। लिपिड्स क्या है? वाटर हेटिंग। सो लिपिड्स जो है वो वाटर हेटिंग है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगी किसी भी सेल की, हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले हमारी जो सेल थी वो कहाँ पे फॉर्म हुई थी? इनसाइड द वाटर, ठीक है। इनसाइड द वाटर वो फॉर्म हुई थी फर्स्ट लिविंग सेल। तो एक आउटर मोस्ट लेयर जो हमारी थी वो ऐसी लेयर थी जो कि वाटर को रिपेल कर रही थी, ठीक है। वाटर को रिपेल कर रही थी, अपने अंदर वाटर को एंटर नहीं करने दे रही थी, नहीं तो जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाती, ठीक है। सेल क्या है? ब्रस्ट हो जाती। तो जो सेल वॉल है वो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ऐसे कुछ मटेरियल से मिलके बनी थी, ऐसे सब्सटेंस से मिलके बनी थी जो कि वाटर को अंदर नहीं आने दे रही थी, मतलब कि वाटर को रिपेल कर रही थी। तो लिपिड्स जो है हमारे वाटर हेटिंग है, जो कि वाटर को रिपेल करेंगे। तो इसीलिए सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इन्होंने बोला कि जो प्रोटीन्स है ना वो जैसे कि एक सी के अंदर, ओशियन के अंदर क्या है? कुछ आइसबर्ग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि लिपिड्स का एक ओशियन है, एक सी है लिपिड्स का, उसके अंदर प्रोटीन्स एज अ आइसबर्ग प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि एक ये सी है किसका? लिपिड्स का, और इसके अंदर प्रोटीन्स के आइसबर्ग्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन्स के आइसबर्ग्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर दिया था कि जो लिपिड्स है वो बाइलेयरली प्रेजेंट होंगे, लिपिड्स आर प्रेजेंट बाइलेयर, एंड प्रोटीन जो होंगे दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ये उन दोनों के दोनों जो सेल्स, दोनों के जो लेयर हैं, लिपिड्स बाइलेयर जो हैं, इसके अंदर एक्सट्रिंसिक जो होंगे वो आउटसाइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड इनसाइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पार्शियली आउटसाइड एंड इनसाइड भी प्रेजेंट होंगे। एंड जो इंट्रिंसिक है वो कंप्लीटली इनसाइड द टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टू लेयर्स प्रेजेंट होंगी लिपिड्स की, लिपिड्स बाइलेयर, ठीक है। मेनली जो लिपिड्स होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर फोस्फोलिपिड्स, दीज आर फोस्फोलिपिड्स। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक हेड होगा एंड टेल प्रेजेंट होगी, हेड एंड टेल। ये हेड जो होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, एंड जो टेल होती है दीज आर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक टेल एंड हाइड्रोफोबिक हेड। जो हेड होगा वो प्रोजेक्ट आउटसाइड होगा, ठीक है। जो हेड होगा वो आउटसाइड प्रोजेक्टेड होगा। ऐसे ही सेकेंड लेयर जो होगी वो इनर साइड जो होगा, इनसाइड द सेल। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है और ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होंगी किसकी?
लिपिड्स की, लिपिड्स बाईलेयर, लिपिड्स बाईलेयरली प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही कंप्लीट लेयर के अंदर हेड जो होगा वो आउटर साइड प्रोजेक्टेड होगा और जो टेल पार्ट जो होगा, हाइड्रोफिलिक टेल पार्ट होगा, वो एक दूसरे की साइड फेस करके होगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स एक होगा एक्सट्रेंसिक, एक होगा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड। इंट्रिंसिक जो प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे, मेनली इनर साइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन दोनों के दोनों जो लेयर है इनके बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो एक्सटेंसिक जो है, एक्सटेंसिक क्या होंगे, या तो कंप्लीटली बाहर की साइड प्रेजेंट होंगे या फिर पार्शियली इनसाइड और पार्शियली आउटसाइड प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो कि किसने बताया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर मूवमेंट जो है, हमारे प्रोटीन्स है उनकी मूवमेंट कैसे होगी। ठीक है, जो मूवमेंट होती है वो फ्लिप फ्लिप मूवमेंट होती है ड्यू टू दिस लिपिड्स। जो लिपिड्स हैं उनकी वजह से क्या है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स जो है ना हमारे, वो मूव करते हैं इनसाइड दी बोथ द लेयर्स। ठीक है, जो हमारे ये हमारे प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, इधर से इस साइड भी आ सकते हैं या फिर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेंगे। ये वाला पार्ट कंप्लीटली क्या करेगा, 180 डिग्री मूव करके इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट उस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर मूवमेंट होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, ड्यू टू लिपिड्स, लिपिड्स की वजह से जो प्रोटीन्स है उनकी मूवमेंट होती है, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर। अगर हम बात करें फंक्शंस की, फंक्शंस की जब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो मेन फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है ट्रांसपोर्ट का। और जिन सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही आउटर लेयर है। ठीक है, जैसे कि एनिमल सेल्स हो गए। ठीक है, जिनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी करती है, प्रोटेक्शन। ठीक है, और हेल्प करती है इन ग्रोथ ऑफ द सेल, इन ग्रोथ ऑफ द सेल। सेल के ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। जब सेल का साइज इंक्रीज होता है तो क्या करेगा, जो आउटर जो लेयर है ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल होगी तभी जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो पाएगा। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, तो ये क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, टूट जाएगी, तो सेल का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ग्रोथ सेल की नहीं हो पाएगी। तो हेल्प करती है किसके अंदर, ग्रोथ ऑफ द सेल ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, एक लिविंग सेल है, लिविंग पार्ट है, सेल का लिविंग पार्ट है। लेकिन सेल वॉल जो हमने पढ़ा था ये एक रिजिड लेयर थी। ठीक है, रिजिड थी और नॉन लिविंग थी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल होती है एंड क्या है, लिविंग पार्ट है किसी भी सेल का, हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ द सेल के अंदर एंड प्रोटेक्शन के अंदर। मेन जो फंक्शन होगा हमारे सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये होता है ट्रांसपोर्ट। क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की तो वो कैसे हो सकता है, इट इज कैन बी एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट कैन बी एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सेल के अक्रॉस जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, इट इज एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अगर कोई भी सब्सटेंस इनसाइड द सेल कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड द सेल वो ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो होगी आउटसाइड द सेल वो ज़्यादा है। ठीक है, हमारी सेल के बाहर किसी भी सब्सटेंस की, हमारे पास कोई भी प्रोटीन है मान लो, ठीक है, या फिर कोई भी आयन है जिसका ट्रांसपोर्ट इनसाइड होना है, ठीक है, अंदर की साइड कम है। ठीक है, जब इनर साइड वो कम होगा, आउटसाइड ज़्यादा है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आएगा। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आएगा, हायर टू
लोअर कंसंट्रेशन। तो जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी हमने आयन लिया, प्रोटीन लिया, जब उसने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव किया अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द, या फिर हम बोले मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी मोलिक्यूल से जब वो अपने लोअर कंसंट्रेशन पे आता है, इट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ना तो किसी कैरियर प्रोटीन की नीड है, ना ही किसी भी एनर्जी की नीड है, एनर्जी नॉट रिक्वायर है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है? इनसाइड द सेल कम अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस की, लेकिन आउटर साइड ज्यादा प्रेजेंट है। लेकिन जब जो मूवमेंट है कम से ज्यादा की तरफ होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब वो होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, जब कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर नीड होती है एनर्जी की। किसकी? एनर्जी की, इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर किसकी नीड होगी? एटीपी की नीड होगी। और जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, इट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसके अंदर एनर्जी की नीड नहीं होती, और जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, इट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, हम मेनली पढ़ते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। दोनों के दोनों क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन के अंदर मूवमेंट होता है, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, या फिर गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का जब ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इनसाइड एनी सेल, या फिर हम बोले वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, डिफ्यूजन जो होगा इसके अंदर मूवमेंट होता है, सॉलिड्स का भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, या फिर लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल सोलवेंट है कोई भी, या फिर गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल CO2 एंड ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो डिफ्यूजन के अंदर मेनली क्या है? किसी भी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट होना, या फिर वन पार्ट टू अनदर पार्ट में मूवमेंट होना, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का, या फिर गैसेस का, हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होना सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल, तो वो क्या है? डिफ्यूजन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ये सेल है, इसके अंदर CO2 की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम है। ठीक है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, आउटर साइड ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे CO2 की ज्यादा है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल जो CO2 है वो बाहर की साइड मूव करेगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जब CO2 जो है मूव किया बाहर की साइड, इट विल बी डिफ्यूजन। लेकिन बाहर से जब ऑक्सीजन जो है वो अंदर की साइड आई, ठीक है, बाहर क्या है? हायर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, अंदर की साइड क्या है? कम है। अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट हुई ऑक्सीजन की, ये भी क्या है? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। अगर हम बात करें सेल में
इस पार्ट में ग्लाइकोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन इस साइड में ग्लाइकोजन कम प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लाइकोजन कम प्रेजेंट है। तो जो मूवमेंट होगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ एनी सेल, जब सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी भी सब्सटेंस का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, या तो वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है या फिर इनसाइड द सेल वन पार्ट टू अनदर पार्ट हो सकता है। तो ये है डिफ्यूजन, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस जो है हमारा मेनली होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलवेंट बोले या फिर हम बोले ट्रांसपोर्ट ऑफ water. Osmosis is movement of solvents or water from higher concentration to the lower concentration, ठीक है, across the selectively permeable membrane, across the selectively permeable membrane। तो ऑस्मोसिस जो है मेनली सबसे पहला डिफरेंस जो होगा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के अंदर, वो क्या है, ऑस्मोसिस के अंदर मेनली जो मूवमेंट है स्पेसिफिक मूवमेंट होता है किसका, सॉल्वेंट्स और वाटर का, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर जो मूवमेंट होगा इट कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। और जो ऑस्मोसिस है वो जो है कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे ही डिफ्यूजन के अंदर भी क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। लेकिन जो डिफ्यूजन है उसके अंदर सेल विद इन द सेल भी जो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसके अंदर क्या रिक्वायर है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर है जिसके अक्रॉस मूवमेंट हो सके, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या है, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी हो सकता है या फिर इनसाइड द सेल वन पार्ट टू अनदर पार्ट भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर जब मूवमेंट होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। So movement of solvents or water from higher concentration to the lower concentration of any molecule from या फिर across the selectively permeable membrane is the osmosis. Osmosis जो है हमारी mainly two types की होती है, exoosmosis and endoosmosis. Exoosmosis and endoosmosis. एक्सो मीन्स बाहर की साइड, आउटसाइड द सेल, ठीक है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम है, आउटसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट है। तो जब बाहर से अंदर की साइड, बाहर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन इनसाइड द सेल लो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मीन्स बाहर की साइड से अंदर की साइड जब मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, इट इज एंडोऑस्मोसिस, मतलब कि इनसाइड द सेल्स एंट्री हो रही है किसकी, सॉल्वेंट की, ठीक है। बाहर की साइड से जब अंदर की साइड मूवमेंट होगा इट विल बी एंडोऑस्मोसिस। क्या है, एंडोऑस्मोसिस। जब एंडोऑस्मोसिस हुआ, ठीक है, जो हमारी सेल है उसके अंदर वाटर का एंट्री हुई, वाटर की एंट्री हुई जब इनसाइड द सेल, तो हमारी सेल क्या करेगी, स्वेल अप करेगी, हमारी सेल का साइज इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, एंडोऑस्मोसिस। इससे अपोजिट अगर हम बात करें एक्सोऑस्मोसिस की, ठीक है, इनसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा है, आउटसाइड द सेल कम अमाउंट प्रेजेंट है। तो इनसाइड द सेल आउटसाइड की साइड क्या किया, वाटर का मूवमेंट हुआ, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन पे मूवमेंट हुआ वाटर का इनसाइड द सेल से। सो जो वाटर था, वाटर हमारी सेल के अंदर से बाहर की साइड गया, इट इज एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस,
जब एक्सोऑस्मोसिस हुआ तो हमारी सेल क्या कर गई, श्रिंक कर गई किसी भी चीज के अंदर से। जब हम वाटर को क्या कर दे, एक्सपेल आउट कर दे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी स्पंज है, ठीक है, स्पंज को हमने सबसे पहले वाटर के अंदर डिप किया, तो हमारा जो स्पंज होगा वो क्या करेगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ है, एंडोऑस्मोसिस हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्सोऑस्मोसिस के अंदर जब हम किसी भी पार्ट के अंदर से, सेल के अंदर से, या फिर हमने स्पंज जो लिया उसको जब हमने स्क्वीज किया तो उसके अंदर सारा पानी क्या हो गया, बाहर की साइड निकल गया। तो स्क्वीज करने के बाद जो हमारी सेल है, जो हमारा स्पंज था, वो क्या कर गया, उसका साइज डिक्रीज हो गया और क्या कर गई, श्रिंक कर गई। तो श्रिंकेज ऑफ सेल जो थी वो किसके अंदर हुई, एक्सोऑस्मोसिस के अंदर। एक्सोऑस्मोसिस के अंदर जो वाटर था इनसाइड द सेल क्या था, ज्यादा था, हायर कंसंट्रेशन थी वाटर मॉलिक्यूल्स की इनसाइड द सेल। जब उसने मूव किया आउटसाइड, ठीक है, जब इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल जब मूवमेंट हुआ वाटर का, तो सेल क्या कर गई, श्रिंक कर गई ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। क्या था, एक्सोऑस्मोसिस के अंदर वाटर ने क्या किया, बाहर की साइड मूवमेंट किया एंड शेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। सो टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडो एंड एक्सो। एंडोऑस्मोसिस के अंदर क्या था, वाटर की एंट्री हुई इनसाइड द सेल जिससे कि सेल क्या हो गई, स्वेल अप हो गई। एंड एक्सोऑस्मोसिस के अंदर इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल वाटर एक्सपेल आउट हुआ एंड सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। दीज आर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। जब जो वाटर है, वाटर जो है हमारा सोलवेंट या फिर वाटर, मूवमेंट होती है अक्रॉस अ सेल, ठीक है, सेल के अक्रॉस जब कोई भी सोलवेंट एंड वाटर का मूवमेंट होता है, या वो अंदर से बाहर जाए या फिर बाहर से अंदर आए, तो उसके अंदर सॉल्यूशन का रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉल्यूशन है, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने कोई भी सॉल्यूशन डाला, ठीक है, उसके अंदर वाटर की अमाउंट मान लो कम थी, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी सोल्यूट जो था ना वो ज़्यादा था, ठीक है, सोल्यूट ज़्यादा था और वाटर की अमाउंट कम थी, तो उसके अंदर जो हमने सेल लिया तो बाहर पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल कम प्रेजेंट है और इनसाइड ज़्यादा है, तो मूवमेंट जो हमारा होगा वो अंदर से बाहर होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर हम बोले कि सोलवेंट हमारा कितना प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं जिसके अक्रॉस हमारी ऑस्मोसिस होती है। दीज सॉल्यूशंस आर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। जब हम बात करते हैं एज कंपेयर टू सेल होता है इनके अंदर, जब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपर मीन्स ज़्यादा, तो मोर अमाउंट हमारे पास यहाँ पे होती है सोल्यूट की, ठीक है, सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, एंड लेस अमाउंट होगी सोलवेंट की। मीन्स जो वाटर प्रेजेंट था ना हमारे पास, या फिर कोई भी सोलवेंट था हमारा सॉल्यूशन के अंदर, वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट था एज कंपेयर टू द सेल, एज कंपेयर टू द सेल। जब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स हाइपो मीन्स लेस, लेस अमाउंट ऑफ solute and more amount of solvent as compared to cell, as compared to cell। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर सोलवेंट की जो अमाउंट होगी वो इक्वल्स टू होती है सोल्यूट एज कंपेयर टू सेल। ये तीनों के तीनों जो सॉल्यूशंस है इसके अंदर क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा अमाउंट जो होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की होगी, एंड सोलवेंट क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट ऑफ सोलवेंट होगी, सॉरी लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी एंड मोर अमाउंट ऑफ सोलवेंट होगी। लेकिन आइसोटोनिक जो होंगे इनके अंदर जितनी अमाउंट सोलवेंट की प्रेजेंट होगी उतनी ही अमाउंट किसी होगी, सोल्यूट की प्रेजेंट होगी। जब हम प्लेस करते हैं अपनी सेल को किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने बीकर लिया,
इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन को डालेंगे और अपनी सेल को इसके अंदर प्लेस करेंगे और ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बीकर के अंदर सबसे पहले डाला हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, लेस अमाउंट तो है किसकी, सोल्यूट की, एंड हाई अमाउंट किसकी है, सोलवेंट की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हाइयर अमाउंट तो है सोल्यूट की एंड लोअर अमाउंट है सोलवेंट की, मतलब कि वाटर मोलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, लेस हैं। जब हमने अपनी सेल को प्लेस किया इनसाइड एनी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम अपनी सेल को प्लेस करवा के ऑस्मोसिस को क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो क्या है, आउटसाइड द सेल हमारे पास कम वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कम है, लेकिन इनसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा प्रेजेंट हैं। सो इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाई है एज कंपेयर टू आउटसाइड द सेल। तो मूवमेंट जब हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो क्या करेंगे, वो इनसाइड द सेल से आउटर साइड मूव करेंगे। मूवमेंट क्या हो गई, इनसाइड से आउटर साइड। इनसाइड से जब आउटर साइड जो ऑस्मोसिस हुई, ये क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस के अंदर हमने क्या देखा था कि जो सेल है वो क्या कर गई, श्रिंक कर गई, श्रिंकेज ऑफ शेल, श्रिंकेज ऑफ शेल। जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपनी सेल को प्लेस किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट की अमाउंट है कम। ठीक है, सेल को प्लेस किया तो क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट कब होगी, सेल के अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, और सेल के बाहर कम है, तो मूवमेंट जो होगी वाटर की या फिर सोलवेंट की जो मूवमेंट होगी वो क्या करेगी, इनसाइड से आउटर साइड होगी, सेल के अंदर से बाहर होगी। इट इज एक्सोऑस्मोसिस। जो हमारी सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, श्रिंकेज ऑफ सेल इन एक्सोऑस्मोसिस, जब हमने सेल को प्लेस किया इन एनी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्लेस करें अपनी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हाइपोटोनिक, ज्यादा अमाउंट तो प्रेजेंट है सोलवेंट की और कम अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट की। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल have the higher concentration but inside the cell there is less concentration of water molecules. So जो movement होगी it will be higher to the lower concentration, then higher concentration है outside the cell. ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हायर कंसंट्रेशन है सोलवेंट की, देन हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन पे मींस आउटसाइड द सेल, जब इनसाइड द सेल मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, इट विल बी एंडोऑस्मोसिस, इट विल बी एंडोऑस्मोसिस, एंड एंडोऑस्मोसिस के अंदर सेल क्या कर जाती है, स्वेल अप, सेल क्या कर जाएगी, स्वेल अप, हमारी सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सोलवेंट और सोल्यूट इक्वल अमाउंट में है, बोथ ऑफ सेल्स एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और सेल के अंदर जो हमारा अमाउंट ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट है वो क्या है, इक्वल है। तो हमारा सॉल्यूशन और जो सेल है इनका जो कंसंट्रेशन आ गया वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट क्या होगी, जीरो होगी, यहाँ पे सोलवेंट की मूवमेंट नहीं होगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हमने अपनी सेल को प्लेस किया तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक्सोऑस्मोसिस होगी, इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल मूवमेंट होगी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंडोऑस्मोसिस होगी, बाहर से अंदर की साइड मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की और सेल क्या कर जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर नेट मूवमेंट क्या होगी, जीरो, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन और जो सेल है उसका जो सोलवेंट एंड सोल्यूट का अमाउंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। तो ये था ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। टू टाइप का ऑस्मोसिस हमने देखा, एंडो एंड एक्सोऑस्मोसिस। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ऑस्मोसिस का हमने मूवमेंट देखा।
अब हम बात करते हैं टू डिफरेंट टर्म्स की। एक आती है एक्सोसाइटोसिस, एक होती है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस, एक है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। ठीक है, जब हम एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी सेल है हमारी, ठीक है, हमारी सेल के बाहर कुछ फूड प्रेजेंट है और ये हमारे सेल को क्या करना है, इनटेक करना है इसको। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, जब सेल जो है हमारी सेल इस फूड का जो ये पार्टिकल है इसको जब डाइजेस्ट करने, मतलब जब इसको इनटेक करने के लिए आएगी, तो सबसे पहले जो मूवमेंट करेगी वो करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करके इसके बाहर से अपना प्रोजेक्शन बनाएगी। ठीक है, फूड पार्टिकल था, इसके बाहर से इसको इनटेक करने के लिए अपना प्रोजेक्शन बनाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको ये अपने अंदर लेके आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, इसको अपने बॉडी के अंदर लेके आएगी। ठीक है, ये एक वेसिकल इसने बनाया। ठीक है, वेसिकल के अंदर इसने फूड पार्टिकल को इनटेक कर लिया, फिर इसने इस वेसिकल को खत्म करके इस फूड पार्टिकल को सेल के इनसाइड छोड़ दिया। ठीक है, ये इसका फूड इसके अंदर आ गया। तो ऐसे क्या है, जो फूड पार्टिकल है वो बाहर से अंदर की साइड आया। ठीक है, फूड पार्टिकल बाहर की साइड से अंदर आया जब सेल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से किसी भी फूड पार्टिकल को इनटेक किया। ठीक है, वेसिकल बनाया इसने सबसे पहले, इसके अंदर फूड पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटेक किया, एंड ये प्रोसेस जो होगी इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटेक कर रही है किसका, फूड पार्टिकल का। ठीक है, फूड पार्टिकल का। जब आउटसाइड से इनसाइड, जब सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल मूव करता है, इट विल बी एंडोसाइटोसिस। और इसी प्रोसेस से जो हमारा अमीबा है, अमीबा जो है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड का इनटेक करता है विद द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। वो क्या करेगा, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या बनाएगी, कुछ प्रोजेक्शंस बनाती है किसी भी जो फूड पार्टिकल है उसके साइड से, उनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, इसके बाद इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ग्रैब कर लेगी। ठीक है, ग्रैब करने के बाद ये एक वेसिकल बनाएगी और उस वेसिकल को फिर डीजेनरेट कर देगी और फूड पार्टिकल को इनसाइड द बॉडी ले आएगी। ठीक है, ये क्या है, हमारी एंडोसाइटोसिस। फिर इसके बाद आता है एक्सोसाइटोसिस। जब हमारे सेल के अंदर फूड पार्टिकल है, मान लो उसको डाइजेस्ट कर लिया और हमारे पास कुछ वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, हमारे सेल के पास कुछ वेस्ट मटेरियल है, तो उसको एक्सपेल आउट करना है, आउटसाइड द बॉडी उसको एक्सपेल करना है। तो क्या करेगी, जो हमारी सेल बॉडी है वो सबसे पहले एक वेसिकल बनाएगी आउटसाइड द, ठीक, आउटसाइड द जो वेस्ट मटेरियल का पार्टिकल है उसके बाहर से, वेस्ट पार्टिकल, इसके बाहर से एक वेसिकल बनाएगी। इस वेसिकल को फिर मूव करेगी एट द पेरिफेरी। ठीक है, पेरिफेरी पे मूव करने के बाद ये अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अपना एक पोर ओपन करेगी। पोर ओपन करने के बाद इस जो ये वेस्ट पार्टिकल था इसको आउटर साइड लेके आएगी, इसके बाद इसको एक्सपेल आउट कर देगी। क्या कर देगी, एक्सपेल आउट। सो आउटसाइड द सेल हमने क्या कर दिया, इस वेस्ट पार्टिकल को एक्सपेल आउट कर दिया। तो इनसाइड द सेल से जब मूवमेंट हुआ किसी भी वेस्ट पार्टिकल का या फिर कोई भी पार्टिकल है उसका, जब एक्सपेल आउट हुआ इनसाइड द सेल टू आउटर साइड, इट विल बी एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर से जब कोई भी वेस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी नीड नहीं है सेल के अंदर, वो किसकी हेल्प से होगा, कौन सी प्रोसेस से, एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से। तो ये है हमारे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये किसकी हेल्प से हुए हैं, ये हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। सो फंक्शंस है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ट्रांसपोर्ट के अंदर, एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है
प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब हम ऑस्मोसिस करते हैं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जब हम अपनी सेल को प्लेस करते हैं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट की अमाउंट क्या है, कम है, तो मतलब सेल के इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है लेकिन आउटसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। ठीक है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर सोलवेंट जो था वो क्या है, लेस प्रेजेंट है, बट सोल्यूट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। तो जब इसके अंदर किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम अपनी सेल को प्लेस करते हैं, जब हम अपनी सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं तो मूवमेंट जो होता है इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल होगा। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट या फिर हम बोले वाटर का जो मूवमेंट होता है वो इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल होगा, तो सेल हमारी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाती है। क्या कर जाती है, श्रिंक। श्रिंकेज ऑफ सेल को ही हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज ऑफ सेल को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं तो मूवमेंट होती है हमारी एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोओस्मोसिस, एक्सोओस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन क्या है, सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के बाहर कम कंसंट्रेशन है सोलवेंट की, तो मूवमेंट होगी एक्सोओस्मोसिस, इनसाइड से आउटर साइड। तो जो सेल है वो क्या कर गई, श्रिंक कर गई, एंड द श्रिंकेज ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारी प्लांट सेल जो है उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, प्लांट सेल है कोई भी, उसको हमने प्लाज्मोलाइज करवाया। ठीक है, मतलब कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा। तो जब हमने देखा कि हम किसी भी प्लांट सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है, प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट हमने देखा क्या है, किसी भी सेल के इनसाइड का जितना भी पार्ट जो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जितना भी पार्ट प्रेजेंट है वो सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, सो प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या है, जितना भी पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्मिक जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा सेल का क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। ठीक है, एक सेल के अंदर जब हम उसका प्लाज्मोलाइसिस करवाते हैं तो क्या करेगा, जितना भी प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है ना वो सारा क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। लेकिन हमें पता है कि सेल के जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है इनसाइड अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के बाहर से एक प्रोटेक्टिव रिजिड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, जो ये सेल वॉल है ये रिजिड है। क्या है, रिजिड है। इस रिजिड सेल वॉल को हम काउंट नहीं करते किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिविंग पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग पार्ट है, लेकिन जो हमारी सेल वॉल है वो क्या है, एक नॉन लिविंग पार्ट है, रिजिड पार्ट है। तो जब हम प्लाज्मोलाइसिस करवाते हैं हमारे प्लांट सेल की जब हम प्लाज्मोलाइसिस करवाएंगे तो क्या करेगा, हमारा जो सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल की जो पोजीशन होगी वो सेम होगी। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस हमारी सेल वॉल की नहीं होगी। तो सेल के इनसाइड जितना भी पार्ट है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, वैक्यूल है और सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, इसके अंदर क्या करेगा, जब हम फर्दर इसकी और स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या करेगा, जो सेल वॉल है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, सेल वॉल एज इट इज रहेगी, लेकिन जो अंदर वाला प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है ना वो श्रिंक होता चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जितने भी सेल के पार्ट्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है विच इज सेल वॉल, और ये सेल वॉल क्या है, रिजिड है और नॉन लिविंग है, जो कि प्लाज्मोलाइसिस के टाइम पे क्या नहीं करती, श्रिंक नहीं करती। तो सेल वॉल जो है हमारे पास वो क्या है, एक रिजिड नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट है इनसाइड अ
in the plant cells. सो प्लाज्मोलाइसिस क्या है? जब हम पढ़ते हैं प्लाज्मोलाइसिस इनसाइड अ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर हमें पता है कि प्लाज्मोलाइसिस होती है प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होगी? प्लाज्मोलाइसिस होगी, मतलब कि श्रिंकेज ऑफ सेल जो होगा वो सारा का सारा पार्ट किसका होगा? प्रोटोप्लाज्म का होगा। तो जो श्रिंक करेगा ना जो पार्ट हमारी सेल का, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल के क्या बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो क्या है? वो है हमारी सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो रिजिड है, नॉन लिविंग है। तो हमारी प्लाज्मोलाइसिस के टाइम पे जो सेल वॉल है वो श्रिंक नहीं करती, अंदर वाला जितना ही पार्ट है ना वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी प्लाज्मोलाइसिस। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और सेल का, सेल वॉल का, वो खत्म होता है। इसके बाद हमारे रहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हमने देखा है कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, दीज आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल मेनली क्या है? बैक्टीरियल सेल्स हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने 2 टाइप के सेल पढ़े हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनका डिफरेंस देखा। इसके बाद हमने देखा था कि सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर हैं, 2 लेयर्स हैं। एक होती है सेल वॉल जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया के अंदर, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ठीक है। उसका हमने प्लाज्मोलाइसिस देखा अभी लास्ट में। उसके बाद हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने देखा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो टॉपिक जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का इसके साथ खत्म होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ये था आज के लिए। थैंक्स फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।